हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड क्लास ऑन जर्नल एंट्रीज। आई एम सी ए दीपक। तो बेसिकली पिछली क्लास में हमने हमारा जो बचा हुआ टॉपिक था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट वाला, वो डिस्कस किया और उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी किया जो स्पेसिफिकली डिस्काउंट को लेकर ही था वो क्वेश्चन। ठीक है जी। अब हम एक और कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं जो हमने क्लास नंबर 1 में किए थे, यानी जर्नल एंट्रीज की क्लास नंबर 1, जिसमें हमने 35 जर्नल एंट्रीज देखी थी, जिसमें 11th क्लास में आने वाले सारे टॉपिक्स कवर्ड थे और जनरली अकाउंटेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सारा कुछ कवर्ड था। अब हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें और उससे आगे बढ़ के जो टेक्निकलिटीज़ कुछ आती रहती है क्वेश्चंस में, क्योंकि देखिए जर्नल एंट्री एक समंदर है। वो जैसे एक्सेल की कमांड्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वैसे ही जर्नल एंट्रीज कभी यूँ नहीं कह सकते कि सारी आ गई हमें, क्योंकि स्थितियाँ बदलेंगी और जर्नल एंट्रियाँ उसके अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है जी। तो 11th क्लास का एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 90% टॉपिक्स, यानी 11th क्लास का आने वाला कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में 90% कवर होगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है जी। एक्सेप्ट कि कुछ बेसिक एंट्रीज जो इसमें नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेसिक है और जिनकी ज़रूरत भी नहीं है कि वो ऐसे दी जाए। ठीक है जी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31, जो कि ये 2018 का सेशन था, पुरानी बुक है उसमें से है। तो जनरली आप देखेंगे कि सिर्फ ये हेडर बदल दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है। जैसे कि किसकी बुक्स में एंट्री करनी है, तो यहाँ बोला गया पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुनीत। तो बस अब नई बुक में हो सकता है कोई और नाम रख दिया जाए, जैसे कि एंट्री नंबर 10th में यहाँ पे आप देखेंगे कि वो खुद ही मतलब पुनीत का भूल के जो पुराना क्वेश्चन होगा वो वाली ट्रांजैक्शन का नाम पड़ा रहने दिया, उसको ABC एंड कंपनी। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं जनरली, तो इसलिए ऊपर सिर्फ हेडर बदलेगा, ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट सेम होगी, कोई भी सेशन की बुक हो। अदरवाइज आप अगर ये क्लास देख रहे हैं तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आपको बुक ना भी रेफर करेंगे, ये वाला क्वेश्चन तो यहीं पे पूरी तरह नज़र आ रहा है और आप इसे समझ जाएंगे। तो किसी भी बुक से आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। ठीक है जी। तो 1 बाय 1 हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी रिसीव्ड एन ऑर्डर, मतलब ये पुनीत की बात चल रही है। रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी। तो करण एंड कंपनी से ऑर्डर मिला है पुनीत को फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹50,000। तो अब देखिए ऑर्डर मिला है जिसमें पैसों की सिर्फ बात हुई है, ना माल आया है ना पैसे आए हैं। ठीक है जी। यानी ना परचेज अभी हुई है और ना पैसे एडवांस या कुछ भी ऐसा लेन देन हुआ है। तो जब तक ऐसा कुछ ना हो, जब तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना हो, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात हो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो कोई एंट्री नहीं होगी। कंपनी का जो लीगल एडवाइज़र होगा वो अपने लिए दस्तावेज तैयार कर लेगा कि हाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ये PO या परचेज ऑर्डर या सेल ऑर्डर जो भी है इसको मैं संभाल के रख लेता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो एंट्री नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 1 के लिए कोई एंट्री नहीं होगी। तो एग्ज़ाम में आपने स्पेसिफिकली ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने मार्क्स लेने हैं। टीचर अदरवाइज सोचेगा कि आपको आती नहीं होगी एंट्री, तो आपने लिखना है नो एंट्री, ट्रांजैक्शन नंबर 1 नो एंट्री। ठीक है जी। अब फर्दर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम AK एंड कंपनी फॉर गुड्स ऑफ ₹1 लाख। फिर से ऑर्डर मिला है। इस बार पिछली बार करण एंड कंपनी से था, अब की बार AK एंड कंपनी से है। ठीक है जी। 1 लाख रुपए का ऑर्डर है ये वाला, अलोंग विद अ चेक ऑफ ₹25,000 एज एडवांस। तो देखिए अब पैसा एडवांस में मिला है, तो अब इसको इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि मिल गया है। ठीक है जी। तो चेक मिला और मिलते ही हमारी यही प्रिजम्पशन होती है
कि मिलते ही जमा करवा दिया। तो मिलते ही जमा करवा दिया यानी हमने अपने बैंक में मान लिया कि पैसे आ गए, ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस। आप वेंडर का नाम भी लिख सकते, सॉरी हमारा बायर हुआ ना इस केस में, तो बायर का नाम भी लिख सकते हैं डेटर, यानी हम यहाँ डेटर से डिनोट कर देते हैं बायर को। 25,000 रुपये आपको यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है जी। रूल को अगर दोहराएं तो ये बैंक में असेट है हमारी, बैंक बैलेंस बड़ी है तो डेबिट, और ये एडवांस जो आया है अभी के लिए हमारी ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बड़ी है तो क्रेडिट, ठीक है जी। आगे थर्ड ट्रांजेक्शन। अब थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोलती है? पेड टू स्टाफ ₹40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए अगर नॉर्मली बोलता कि सैलरी पे कर रहे हैं तो एंट्री होती खर्चा यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पेड टू स्टाफ बोला है, थ्रू नहीं बोला कि कैश में या बैंक से, तो टू कैश, ठीक है जी। लेकिन यहां बोला गया है कि जैसे पुराना बकाया था वो पे किया है, तो अब थर्ड एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश, ठीक है जी। कितनी? 40,000, 40,000। तो अब 40,000 पे किए हैं। अब यहाँ ये लाइबिलिटी है, ये कोई एक्सपेंस पे नहीं किया, ये लाइबिलिटी है जो कि कम हो रही है इसलिए डेबिट हो रही है, ठीक है जी। और कैश असेट है, कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स टू भारत। भारत को माल बेचा है। अब बताया गया ये कहाँ से है? भारत, कैथल हरियाणा, हरियाणा का है भारत। ऑफ ₹10,000 प्लस जीएसटी एट 12%। तो इस पे हमारी चर्चा हुई तो थी, परंतु क्वेश्चन की फॉर्म में अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जीएसटी अगर लगा है तो क्या ट्रीटमेंट होगी। तो 12% जीएसटी लगाकर उसको माल बेचा गया है भारत को, ठीक है जी। अब यहाँ आपने देखिए कितना प्रिसाइज करना चाह रहा है क्वेश्चन वाला कि हम हैं दिल्ली के, पुनीत दिल्ली का, और भारत जिसको माल बेचा जा रहा है वो है कैथल का, ठीक है जी, हरियाणा का। तो यहाँ आईजीएसटी लगेगा, ऑल्दो इसने क्लियर कर दिया है आईजीएसटी लगेगा, लेकिन अगर वो बोलता प्लस जीएसटी तो हमें पता लगाना पड़ता इस बात का अपना दिमाग लगाकर कि ये आईजीएसटी लगेगा क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है जी। आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। तो ये चलिए बाद की बात है कि 1/5 माल यानी 10,000 में से 2,000 का माल उसने वापस कर दिया है। तो इस एक ट्रांजैक्शन में दो एंट्रियां होंगी हमारी। तो पहली सेल की, तो सेल की एंट्री क्या होगी? हम सेल की एंट्री कर देते हैं भारत अकाउंट डेबिट, भारत अकाउंट डेबिट, क्योंकि खाली भारत अकाउंट का लॉजिक नहीं बनता, भारत से अकाउंट डेबिट टू हाँ जी। तो भारत का अकाउंट डेबिट हो गया कितने रुपए से? हमने भारत को सेल किया है, एक मिनट, 10,000 प्लस 12%, 11,200 रुपये। 12% यानी 1,200 रुपये हो गया। टू सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये टू आईजीएसटी पेबल। ये पेबल क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि ये सरकार को हमने पे करना है, सरकार के नाम पे हमने ये वसूला है भारत से, ठीक है जी। तो अब भारत हमारा डेटर बन गया, डेटर हमारी एसेट होता है, बड़ा तो डेबिट। सेल रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्रेडिट होता है हमेशा, और हमेशा मतलब जब बढ़ता है तो। और आईजीएसटी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बड़ी है इसलिए क्रेडिट, ठीक है जी। तो ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड होपफुली समझ में आ गई है। अब ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन नंबर 4 सॉरी, ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर 5 है चेक ऑफ ₹20,000 इशूड बाय फिरोज वॉज डिसऑनर्ड। अब फिरोज कौन होगा? हमारा कोई बायर होगा यानी डेटर होगा जिसने हमें चेक इशू किया होगा 20,000 रुपये का। अब ये होगा हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भाई हम बुक्स किसकी बना रहे हैं? पुनीत की, और वो नाम ले रहा है। अगर चेक पुनीत ने इशू किया होता यानी हमने अपने क्रेडिटर को दिया होता। अब फिरोज हमारा डेटर होगा तभी तो उसने हमें चेक दिया है जो बाउंस हो गया। ठीक है जी, अब बाउंस हो गया तो एंट्री हमने लास्ट क्लास में देखी थी कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो 5th एंट्री होगी कि फिरोज को वापस डेबिट कर देंगे। फिरोज को वापस हम अपना डेटर बना लेंगे। फिरोज अकाउंट डेबिट टू, और हमने जब याद करें जब बैंक में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, टू फिरोज किया होगा। तो अब जस्ट उसकी डिसओनर की एंट्री में जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है जी, तो कितने रुपए का चेक है? 20,000 का। तो अब यहां देखिए फिरोज कौन है? वापस हमने यूं मान लिया कि फिरोज तूने हमसे 20,000 रुपये वापस ले लिए, तो ये रिसीवर है। अगर पर्सनल ट्रेडिशनल रूल्स में जाते हैं, गोल्डन रूल्स पे, पर्सनल रियल नॉमिनल वाले पे, तो फिरोज हमारा पर्सनल अकाउंट है जो रिसीवर बन गया। लेकिन उससे इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो रियल में रिसीवर नहीं है, उसने तो गद्दारी करी है। जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया। तो अब ऐसे में हम ये समझें कि ये फिरोज हमारी डेटर नाम की असेट है और जो वापस बढ़ गई। जब उसने पैसा दिया होगा तो हमने उसको क्रेडिट किया होगा, अब वापस बढ़ गई तो इसलिए डेबिट कर रहे हैं। ये वाला लॉजिक ज़्यादा अच्छे से फील कर पाते हैं, इसलिए यही लॉजिक, मॉडर्न सिनेरियो वाले लॉजिक हम ज़्यादा फॉलो करते हैं। और बैंक, हमने सोचा था कि बैंक में पैसे आ गए तो डेबिट किया होगा, लेकिन वो तो नहीं आए। बैंक ने हमें सूचना दी कि ये तुम्हारा चेक तो बाउंस हो गया, तो इसलिए असेट वापस कम हो गई, तो इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ठीक है जी, अगली ट्रांजेक्शन, अगली ट्रांजेक्शन है हमारी 6th, रिसीव्ड 40 पैसे इन अ रुपी फ्रॉम फिरोज। ओहो, फिरोज का चेक बाउंस क्या हुआ? वो तो बिल्कुल ही जैसे इंसॉल्वेंट घोषित हो गया, क्योंकि अगर वो रियल चेक देता हमें अच्छी नीयत से तो वो क्लियर हो ही जाना चाहिए था, या कई बार वैसे भी बाउंस हो जाता है। लेकिन अब उसका पता चल रहा है कि वो तो दिवालिया हो गया होगा, इसलिए 40 पैसे ही वसूल हुए 1 रुपये में से, इन अ रुपी, 40 पैसे इन अ रुपी फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यूज। तो 20,000 का 40/100, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 40%, तो 20,000 का 40% कितना होगा? 8,000 रुपये। तो अब देखिए हम एंट्री क्या करने वाले हैं 6th ट्रांजेक्शन की, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट। अगर वैसे तो वो चेक देने वाला है नहीं, चेक तो हम दोबारा लेंगे भी नहीं। ठीक है जी, तो रिसीव्ड बोल, उसने रिसीव्ड बोला है, ये नहीं बताया कि कैश में मिला है, तो हम कैश में माने ज़्यादा बेटर है। तो कैश हमें मिला होगा 8,000 रुपये, और फिरोज नाम की एक जो असेट जो गद्दार निकल गई, और गद्दारों को हम नाम देते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये, और टू फिरोज, जिसको अभी अभी ऊपर वाली एंट्री में हमने दोबारा अपनी एसेट बनाया था। तो फिरोज वापस ख़त्म हो गया है एक टाइप से। तो 20,000 रुपये की एक डेटर नाम की एसेट, डेटर कम हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। और बैड डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। ठीक है जी, और कैश असेट है, बढ़ती है तो डेबिट। देखिए ये बार बार रूल्स रिपीट करने का एक ही मकसद है, जिससे कि हमें इंश्योर हो जाए कि हम जो एंट्रियां करते जा रहे हैं वो सही से हमें समझ में आ रही है। ठीक है जी, 7th ट्रांजेक्शन, 7th ट्रांजेक्शन क्या बोलती है? 7th ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। अब यहाँ देखिए, जिस बात को मैं पिछली 2 क्लासेस में दोहराता आ रहा था कि जैसे ही चेक मिलता है हम मानते हैं कि वो जमा हो गया होगा। ठीक है जी, लेकिन
इस वाली ट्रांजैक्शन में क्लियरली मेंशन है कि चेक मिला जरूर है, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ होगा, या सॉरी मिला जरूर है, वो बैंक में जमा नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि बैंकिंग आवर्स के बाद मिला है वो चेक। ठीक है जी, तो बैंकिंग आवर्स के अगर बाद मिलेगा तो अब यहाँ हम बैंक को डेबिट नहीं करेंगे, अब यहाँ हम डेबिट करेंगे। एंड ट्रांजैक्शन नंबर ऊपर वाली 6th थी, ठीक है जी, ये 7th है, तो 7th ट्रांजैक्शन में हम बैंक की बजाय चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे टू, किससे मिला है? मोहन से। मोहन कितने का? 25,000 रुपये का चेक। ठीक है जी। अब नरेशन एग्ज़ाम में आप भूलें ना, क्योंकि हम वैसे ही रूल्स वगैरह देखने में सारी चीज़ों में टाइम लगा रहे हैं, इस वजह से नरेशन का टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। ठीक है जी, वो ट्रांजैक्शन को ही कॉपी करना है आपने। तो चेक इन हैंड नाम की अब एक एसेट हमने क्रिएट कर ली। नहीं, ये देखिए, आप ऐसा कह सकते थे कि सर जब दूसरे दिन चेक जमा करवाते तो एंट्री कर सकते थे कि बैंक टू मोहन ही कर देते हैं एंट्री दूसरे दिन, लेकिन अब जिसको चेक मिला कल वो अकाउंटेंट ना आए, तो ऐसे में उन्होंने एक अकाउंट्स में एक थीम बना ली जाती है कि भाई अगर ऐसा कोई चेक आता है तो आप इमीडिएटली चेक इन हैंड की एक एंट्री कर देंगे, ताकि दूसरे दिन दूसरा अकाउंटेंट बुक्स में जाके देख सकता है कि कितने चेक इन हैंड है जिनको आज हमने जमा करवाना है, तब हम बैंक टू चेक इन हैंड वापस एंट्री कर देंगे। ठीक है जी, तो ये फंडामेंटल्स आपको मतलब बनाने ही पड़ते हैं, इंटरनल कंट्रोल बोला जाता है इनको अकाउंट्स की लैंग्वेज में। ठीक है जी, तो मोहन नाम की असेट, यानी मोहन हमारा डेटर होगा तभी तो उसने हमें पैसे दिया है, तो असेट कम हो रही है, इस वजह से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है जी, तो देखिए अब अगली ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 8, परचेज गुड्स फ्रॉम बारून ऑफ चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ से परचेज किया और हम दिल्ली में बैठे हैं, तो IGST लगा होगा। ये इसने बताया भी है कि 10,000 रुपये का गुड्स जो परचेज किया है उस पर IGST लगा है 12%। ठीक है जी, एंड सोल्ड देम। अब ये देखिए, ये अगली ट्रांजेक्शन है, पहले परचेज की एंट्री कर लेते हैं। तो बारून से परचेज किया है, तो बारून से परचेज की एंट्री क्या होगी? 10,000 प्लस 12%। तो ट्रांजेक्शन नंबर 8th के दो पार्ट हैं, ए और बी। तो 8th का ए पार्ट, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, IGST इनपुट डेबिट 1,200 रुपये, 12% पे है, टू बारून्स अकाउंट। अब उसके स्थान का नाम नहीं लिखना, बारून चंडीगढ़। ठीक है जी, टू बारून्स अकाउंट 11,200 रुपये। ये हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ठीक है जी, परचेज एक्सपेंस है और IGST इनपुट हमारी असेट है। ठीक है जी, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, असेट बढ़ती है तो डेबिट। ठीक है जी, तो आगे हम अगली ट्रांजैक्शन देखें, ट्रांजैक्शन नंबर 9। ओहो, 8th का ही बी पार्ट बोलता है सोल्ड सेम गुड्स, हमने बेच दिया। किसको बेच दिया? एंड सोल्ड देम टू अरुण ऑफ शिमला, यानी IGST लगा के बेचा होगा। ओहो, बता देता है, शरीफ है ये। ठीक है जी, कि IGST लगा के बेचा है 12%। देखिए ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में उसने स्पेशली बोला प्लस। ठीक है जी, 10,000 प्लस GST, और यहाँ बोलता है इंक्लूडिंग GST। तो अब यहाँ आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा कि 22,400 में GST मिलाकर हमने उसको बेचा है। तो यानी अब आपको थोड़ा सा मैथ में स्ट्रोंग होना पड़ेगा इस मामले में, कि आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। ऑल दो कैलकुलेटर में बड़ी क्लासेज में तो कैलकुलेटर अलाउड है, 11th में नहीं है। तो 22,400 12% GST मिला के है, तो 100% कितना होगा? 100/112। ठीक है जी, ये मैं आपको 11th वाले बच्चे को बिल्कुल सिंपल बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अदरवाइज
थोड़ा अगर कोई बड़ी क्लास में है तो वो 22,400 1/12 ऐसा भी कर सकता है, ठीक है जी, कि बड़ी क्लास वाला बच्चा थोड़ा सा मेच्योर हो चुका और कैलकुलेटर अलाउड है, अदरवाइज वो भी नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो ऐसे में हमने 100/112 कर लिया। अब 112 दूनी आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए 112 को अगर हम ऐसा करें कि 224 हो जाएगा, 112 112 टू जा 224, ठीक है जी, और ये 2 जीरो बच गई और ये 2 जीरोज ये यहाँ से आ गई, तो 20,000 यानी हमारा बेसिक सेल वैल्यू है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे बिल्कुल बच्चों की तरह, ठीक है जी। तो अब 20,000 रुपये हमारी सेल वैल्यू है, तो अब इसका बी पार्ट की एंट्री क्या हो जाएगी, बी पार्ट की एंट्री हो जाएगी, हमने बेचा किसको है ये हमें देखना पड़ेगा। बेचा है हमने अरुण शिमला को, ठीक है जी। तो अरुण को बेचा है, IGST लगा के बेचा है, वो भी दूसरी स्टेट का बंदा है, ठीक है जी। तो अरुण अकाउंट डेबिट, दूसरे कलर से करते हैं इसको, अरुण अकाउंट डेबिट कितना 22,400 इंक्लूडिंग GST है, टू सेल्स 20,000, ठीक है जी, टू IGST पेबल कितना 2200, सॉरी कितना 2,400, सॉरी जो डिफरेंस बच गया या अपने को कैलकुलेशन में भी पता होना चाहिए, ठीक है जी, 2,400, ठीक है। तो ये एंट्री बेसिकली डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए, तो ये दोनों मैच हैं अब, ठीक है जी। तो अब ये लाइबिलिटी है GST पेबल। अब आप यहाँ ध्यान दें कि जो परचेज वाला GST है, जो परचेज वाला GST है 1,200, ये एसेट है, और सेल वाला GST लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी बढ़ी है तो क्रेडिट और एसेट बढ़ती है तो डेबिट, ठीक है जी। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, इनकम, बढ़ती है तो क्रेडिट, और ये हमारी डेटर नाम की एसेट है अरुण, तो बढ़ता है तो डेबिट, ठीक है। अब जो सरकार को लाइबिलिटी पे करनी होगी वो हमने समझा था फर्स्ट क्लास में कि नेट पेमेंट अगर इस एक ट्रांजेक्शन की, इन दो ट्रांजेक्शन का मर्जर कर लें, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन में बताया हुआ है कि परचेज करा माल 10,000 रुपये का, सेल किया 20,000 रुपये का, ठीक है जी। तो परचेज और सेल का डिफरेंस तो हमारा प्रॉफिट होता है, यानी 10,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है। अब जो GST है सरकार के नाम पे हमने सेल के वक्त वसूल करा 12% की दर से, क्योंकि सेम रेट का गुड्स आया है तो सेम रेट पे बिकेगा, GST की भी रेट सेम होगी, तो 2,400 रुपये हमने वसूल कर लिए। तो अब सरकार बोलती है जो आपने वैल्यू एडिशन करी है 10,000 रुपये, उसके नाम का GST आपने हमें देना है। तो यही तो एक सिस्टम है वैल्यू एडेड टैक्स वाला जो GST में भी निहित है। तो 1,200 रुपये यानी 2,400 माइनस 1,200 IGST वाला इनपुट वाला माइनस करके नेट आपने सरकार को देना है, ठीक है जी। तो आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अगली ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 8 के दो पार्ट थे, अब ट्रांजेक्शन नंबर 9। अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ ₹6720 इंक्लूडिंग IGST। अब फिर से ये कंफ्यूज करना चाह रहा है कि 6700 का गुड्स जो अरुण को हमने अभी अभी सेल किया था ऊपर वाली एंट्री में, उसमें सॉरी हमने सेल तो 20,000 प्लस टैक्स का किया था, उसमें से 6720 का माल उसने वापस कर दिया, जिसमें 6720 में GST भी निहित है, ठीक है जी, इंक्लूडेड है, विच वर रिटर्न टू बारून, हमने वो आगे बारून को कर दिया, ठीक है जी। तो अब यहाँ आप थोड़ा सा टेक्निकली देखें कि 6720 फिर से वही कि 100/112, ठीक है जी। तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, 6720 डिवाइडेड बाय 1.12, तो ये आ गया 6,000 प्लस 720 उसका वो बनता है GST। तो उसने 6720 का माल हमें वापस किया, टोटल वैल्यू है जो,
और सेम गुड्स हमने अगर वापस किया है तो हमारा वो 3000, हमारा परचेज प्राइस कितना होगा बारून से, ये भी थोड़ा टेक्निकल है कि हमारा 3000 होगा परचेज प्राइस, जिस पे टैक्स कितना बनेगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ठीक है जी, 360 रुपये। तो 360 रुपये ये हमने उसको वापस किया होगा बारून को, ठीक है जी, और ये हमारा वापस आ रहा है आरून से, तो आरून बारून, ठीक है जी। फिर से ये 9th ट्रांजेक्शन के भी दो हिस्से हैं। ए यानी माल जो वापस आया उसकी क्या एंट्री होगी, सेल रिटर्न हुई है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 6000, सेल तो 6000 रुपये की रिवर्स हुई है। IGST पेबल यानी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी ऑब्वियसली 720 की, टू अरुण नाम की जो असेट थी वो भी कम हो जाएगी 6720 की, ठीक है जी। तो अब फिर से हम अपना जो एनालिसिस करते हैं कि ये रेवेन्यू कम हुआ है, ये लाइबिलिटी कम हुई है, और ये असेट कम हुई है, इसलिए क्रेडिट, ठीक है जी। रूल को दोहराते रहें, ठीक है। अब सिमिलरली सेम टाइम पर एक और एंट्री पास होनी है, एंट्री नंबर 9th का बी पार्ट, ठीक है जी, कि हमने बारून, अच्छा आप ये देख लें जो व्यक्ति क्रेडिट हुआ था वो वापस डेबिट होता है, चाहे हम उसे पेमेंट कर दें या माल वापस कर दें। बारून से अकाउंट डेबिट, जैसे ऊपर देखें बारून क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था बारून से जब परचेज किया था इस वाली एंट्री में, ठीक है जी। अब वापस डेबिट हो रहा है, तो डेबिट करने के लिए कितने रुपए से डेबिट होगा वो, 3360 से, टू परचेज, हमारी परचेज कितनी थी 3000 रुपये थी, ठीक है जी, टू IGST इनपुट जो हमने लिया था वो भी रिवर्स करना पड़ेगा 360 से। तो सेम एंट्री, इसमें हम ज़्यादा लॉजिक पे ना जाएं, वही सेम लॉजिक रहेंगे कि यहाँ से सारे लॉजिक रिवर्स हो गए कि बारून क्रेडिटर था, क्रेडिटर कम हुआ तो वापस डेबिट हो गया, और जो परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम हुआ तो वापस क्रेडिट हो गया, सॉरी बारून डेबिट हो गया, परचेज क्रेडिट हो गया, और IGST असेट है तो वापस क्रेडिट होगी क्योंकि कम हो रही है, ठीक है जी। अगली ट्रांजेक्शन पे क्वेश्चन लेंदी हो जाता है तो थोड़ा सा पजलिंग सा लगने लगता है। ट्रांजेक्शन नंबर 10th ABC एंड कंपनी। अब यहाँ हम जिसकी बुक्स में एंट्री कर रहे थे, किसकी बुक्स बताई गई थी, पुनीत, तो पुनीत का नाम आएगा, पुनीत परचेज्ड, पुनीत परचेज्ड 10 TV sets at ₹20,000 प्लस एंड पेड GST एट 12%। तो एंड पेड GST IGST बोल रहा है यानी प्लस है, 20,000 के अलावा है GST, ठीक है जी। इट सोल्ड ऑल द सेट्स एट ₹25,000 पर सेट प्लस GST, यहाँ अलग से बोल दिया प्लस GST, ठीक है जी। अब यहाँ कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहा है कि प्लस GST, CGST एंड SGST 6% ईच, तो ऑब्वियसली अगर लोकल बेचा होगा उसने, इसलिए C और S दोनों टैक्स लगेंगे, तो ये भी थोड़ा सा कैच वाला है ट्रांजेक्शन। तो 10th नंबर ट्रांजेक्शन के भी दो हिस्से हैं, ठीक है जी, तो वो दोनों देख लेते हैं। पहला पार्ट है परचेज का, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने टीवी हैं, 10 टीवी हैं, और 20,000 रुपये पर टीवी सेट है, ठीक है जी, प्लस 12% है, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 लाख का माल है, 2 लाख का 12% 24,000 होता है वैसे तो 2 लाख की परचेज है, ठीक है जी। IGST उसने बोला, ये IGST इनपुट डेबिट
24,000 टू किससे परचेज किया है, परचेज किया है ये बताया नहीं है किससे परचेज किया है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ABC एंड कंपनी से परचेज किया होगा। ठीक है जी, सेल भी किसको किया ये भी नहीं बोला, तो या तो हम कैश मान ले। ठीक है जी, तो कैश दे के परचेज किया होगा। ये लीजिए, इमीडिएटली कैश की एंट्री कर देते हैं, टू कैश 2,24,000। ठीक है जी, अदरवाइज ABC एंड कंपनी को अगर हम मान ले कि उसने हमें सेल किया हो, अगर लाइन ऐसे स्टार्ट होती ABC एंड कंपनी सोल्ड, तो हम यही मानते हैं कि पुनीत ने ABC एंड कंपनी से परचेज किया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आगे बोल दिया इट सोल्ड ऑल द सेट्स पर 25,000 पर सेट प्लस GST, मतलब किसको बेचा ये नहीं बताया, तो कैश में बेचा होगा, बस 25,000 रुपये के हिसाब से बेचे हैं 10 सेट। तो अब यहाँ देखिए अगला पार्ट जो है इस ट्रांजेक्शन का, पार्ट बी, कैश में मान लेते हैं, कैश या बैंक। वैसे तो इतनी बड़ी सेल ऐसे अलाउड ही नहीं होती, तो कितना रुपए कैश आएगा, 10 सेट है, इनटू में 25,000, 2.5 लाख, उसका 12% मिला के 12% कितना होगा, 30,000, 2.5 लाख का 12% 30,000 प्लस 2.5 लाख तो 280। ठीक है जी, तो 280 में अपने ने बेचा है नेट मिला के। टू सेल, सेल कितनी है 2.5 लाख, टू CGST, CGST टू SGST, तो वो आपको बोल रहा है 6% ईच है। तो वैसे तो जो 30,000 निकाला है हमने 12%, 2.5 लाख का, उसको आधा आधा कर दो, 15,000। ठीक है जी, तो उसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है वापस। ठीक है जी, तो 15,000 सी में और 15,000 एस में। ठीक है जी, तो ये लाइबिलिटी है पेबल वाली, CGST पेबल, SGST पेबल। ठीक है जी, ये दोनों पेबल है, लाइबिलिटी है, ये रेवेन्यू है सेल हमारा। आप देख रहे हैं कितना मोटा प्रॉफिट कमा लिया उसने, 50,000 रुपये का परचेज किया था 2 लाख का, सेल किया है 2.5 लाख का। अब कुछ बच्चे ऐसे कंपेयर करने, परचेज किया है 224 का और सेल किया नहीं, ऐसे नहीं कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो 24,000 और जो 30,000 है वो तो टैक्स का एलिमेंट है। परचेज पे जो टैक्स दिया उसका इनपुट मिल जाएगा, और जो सेल का टैक्स है उसका हमें पेमेंट करना है। तो सेल वाला टैक्स यानी GST पेबल माइनस परचेज वाला टैक्स यानी GST इनपुट, नेट आपको सरकार को देना है। ठीक है जी, तो टैक्स वाले हिस्से को इसलिए प्रॉफिट लॉस में कंसीडर ना करें। तो ट्रांजैक्शन नंबर 10 हो गई है हमारी। हाँ जी, ट्रांजैक्शन नंबर 10 के बाद हम 11 ट्रांजैक्शन पे आते हैं। 11 ट्रांजैक्शन, अब देखिए थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, हाफ एन आवर हमारा ऑलरेडी निकल चुका है एक क्वेश्चन में, फटाफट करते हैं। 11th ट्रांजैक्शन, पेड इंश्योरेंस ऑफ ₹12,000 प्लस GST, प्लस यानी एक्स्ट्रा GST, C&S यानी लोकल में पे किया होगा, 6% ईच यानी 6% दोनों टैक्स लगे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो अब देखिए ईयर एंड का इसमें कोई कॉन्सेप्ट बताया नहीं है कि किस डेट पे ईयर क्लोजिंग हो रहा है, तो हम इसको पूरे को ही इंश्योरेंस एक्सपेंस ही मानेंगे। ठीक है जी, प्रीपेड कुछ नहीं पता हमें, तो हमने एक्सपेंस पे किया है 12,000 प्लस 12,000 प्लस 12% यानी 1440 डिवाइडेड बाय 2 तो 720। ठीक है जी, तो 13,440 रुपये में से 1440 GST है। ठीक है जी, तो 11 नंबर ट्रांजेक्शन फटाफट कर लेते हैं। 11 नंबर ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 12,000, खर्चा 12,000 ही है। CGST इनपुट, ऊपर वाले में लोकल में सेल किया था तो आउटपुट यानी पेबल था, यहाँ पे इनपुट भी पार्ट्स में आ सकता है 720। SGST इनपुट
डेबिट 720 टू क्या कैसे पे किया है, क्या बोला है क्या कैसे पे किया है? अगर नहीं बोला पेड पेड बोला है खाली, तो कैश में पे किया होगा। वैसे इंश्योरेंस जैसा खर्चा कैश में पे होता नहीं है। ये तो 11th क्लास की जो एजम्पशन है, बैंक भी लिख देंगे तो टीचर बुरा नहीं मानेगा। अच्छा, टोटल कितना बन रहा है? टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है जी, 7 7 14 एंड 2 आपका 12,000, उसका 12% प्लस कर दिया तो 13,000। ठीक है जी, $440, 7 + 7 14, 4 आ गया। ठीक है जी, एंड देन 3 एंड 1 13,440। ठीक है जी, तो ये एंट्री नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 11 हो गई है। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 12 ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं? सोल्ड पर्सनल कार फॉर ₹1,00,000 एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन फर्म, यानी पर्सनल कार बेची और बिजनेस को पैसे को बिजनेस में ले आया। तो ये सिंपल सी ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन नंबर 12 फटाफट कर देते हैं कि कैश आया बिजनेस में। ट्रांजेक्शन नंबर 12, कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000, लाया कौन? देने वाला। यहाँ पर्सनल अकाउंट में गिवर वाला एग्जांपल भी सही रहता। पुनीत कैपिटल लिख लें या खाली कैपिटल लिख लें, 1,00,000। ठीक है जी, तो ये कैश असेट बढ़ी है और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है जी, अगली ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 13 नंबर ट्रांजेक्शन क्या बोलती है? गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है जी, 1,00,000 के गुड्स खराब हो गए आग से। तो हमने ये एंट्री देखी थी पिछली क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास, कि 1,00,000 का जो माल अगर खराब हुआ है तो उसको हम परचेज से ही रिवर्स करेंगे, क्योंकि ये सेल तो हुआ नहीं है। तो लॉस बाय फायर टू परचेज, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम। देखिए पीछे अभी अभी इंश्योरेंस करवाया था और हमें क्लेम मिल भी गया 75,000 रुपये का। तो इसलिए ये बोलते हैं इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए। सिर्फ 12,000 रुपये पे करे और क्लेम मिल गया 75,000 रुपये का। ठीक है जी, दीज गुड्स वर परचेज विद इन दिल्ली। अब देखिए ये वाली जो बात बोली गई है, ये वाली बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप यूँ समझिए 11th क्लास में आने वाली ट्रांजेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, बट फिर भी हम तो डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है। ये कुछ क्वेश्चन वो दिए जाते हैं इवन 11th 12th की बुक्स में भी, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और जो बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चे हैं वही उनको करते हैं। तो यहाँ हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जीएसटी लॉ का, वो अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। पहले हम एंट्री पास कर लें कि 1,00,000 का माल खराब हुआ तो लॉस बाय फायर, फायर लगी है या थेफ्ट हुआ है? फायर। ठीक है जी, और क्लेम मिलने की क्या एंट्री होगी? 75,000 रुपये। तो एंट्री नंबर 13 फटाफट कर लेते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओहो, आगे क्या बोलता है? वो विद इन दिल्ली परचेज तो किया था, क्या उसने जीएसटी की बात बताई है? जीएसटी की तो इस क्वेश्चन में बात ही नहीं करी। तो अगर मैं जीएसटी की बात करूं, ठीक है जी, तो जब भी माल खराब होता है तो आप ये समझिए कि इस पे जो जीएसटी लगा उसका भी लॉस हो जाता है। तो ये 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से जीएसटी को अगर इग्नोर कर दें तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अगर 1,00,000 लिखना हो हमें यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल वाली बात मैं बताना चाह रहा था आपको, वो ये है कि जीएसटी भी अगर आपके यहाँ आग लग जाती है तो उस गुड्स पे आपने अगर जीएसटी इनपुट ले रखा है तो वो जीएसटी आपको रिवर्स करना पड़ता है। दैट इज़ द रूल ऑफ जीएसटी लॉ विच इज़ वेरी हार्श। मैं इसको बोलता हूँ बिल्कुल हार्श रूल है ये, कि एक तो बेचारा वैसे ही
बर्बाद हो गया कि उसके गुड्स में आग लग गई। बट जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है जब आप गुड्स खरीदते हैं तो उस पर जो जीएसटी इनपुट मिलता है वो इस तर्ज पे मिलता है कि आप जब सेल करेंगे तो ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट करके वो इनपुट सेटल करेंगे। अगर वो जीएसटी आप ही के यहाँ खप गया, सॉरी वो गुड्स जो आपने परचेज किया था अगर वो आप ही के यहाँ खप गया, यानी मालिक ने खुद खा लिया, अपने किसी कारण से चैरिटी में दे दिया, एडवर्टीजमेंट कर दी, या वो लॉस हो गया, तो उसका जीएसटी भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि उस केस में लॉस का जो पार्ट है जीएसटी भी बन जाता। तो मैं इधर ऐड करके लिख देता हूँ प्लस जीएसटी, इसमें है नहीं इसलिए, ठीक है जी। और इधर टू जीएसटी इनपुट, जीएसटी इनपुट लिख रहा हूँ। विद इन स्टेट है तो सी और एस लिख देना चाहिए, सी और एस जीएसटी इनपुट, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो रियल में अगर मैं बोलूँ तो 11th क्लास के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, ठीक है जी। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 14 पर, ठीक है जी। ओके, कंपनी से क्लेम मिल गया, उसकी भी एंट्री कर लेते हैं 75,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब आप ये मान के चलेंगे कि इंश्योरेंस क्लेम जो मिला होगा वो बैंक में मिलता है। तो इसका ए पार्ट है 13 का, ये बी पार्ट है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया होगा। 2, अब ये क्या क्या इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दूं? नहीं, वो हमारी कुछ लगती थोड़ी है, ना हमारी डेटर है ना क्रेडिटर है। तो 2 इंश्योरेंस क्लेम। और आपको जानकर खुशी होगी कि परचेज नाम का खर्चा वापस रिवर्स हुआ था इधर, ठीक है जी। और लॉस नाम का खर्चा डेबिट हो गया था, ठीक है। अब यहाँ इंश्योरेंस क्लेम नाम की एसेट, सॉरी इनकम, इनकम क्रेडिट हो रही है। तो इनकम प्लस होता है तो बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है जी, बढ़ रही है, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दें कि लॉस, ये तो चलो परचेज तो हमने खर्चा बुक किया था, वापस रिवर्स हो रहा है तो ऐसा फील हो रहा है कि खर्चा ही दूसरे खर्चे को बढ़ा रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक्चुअल में तो गुड्स गया ही है ना, क्योंकि ये बिकेगा तो है ही नहीं, ठीक है। अब 75,000 रुपये का वापस हमें बेनिफिट मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, तो 25,000 रुपये का नेट लॉस हमारा बुक्स में यहाँ रिकॉर्ड हो गया इनडायरेक्टली। उसको डायरेक्टली हम ऐसा रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है ना, कि लॉस बाय फायर को सिर्फ 25,000 रुपये, नहीं, वो तो परचेज से नेट ऑफ होना है और इनकम अलग से बुक होनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 14, परचेज मशीनरी फॉर ₹56,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, आईजीएसटी, यानी इंटरस्टेट परचेज किया होगा 6,000 रुपये, एंड पेड कार्टेज देयर ओन 5,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेज 10,000। अब देखिए यहाँ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। 11th क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जिक्र तो है लेकिन वो डिटेल में नहीं है। लेकिन मैं जैसे कि बोलता हूँ हमेशा, अकाउंटेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी मैं ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें अकाउंटेंट्स को मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपकी कंपनी में कोई असेट खरीदी जाती है तो उस असेट के खरीदने के साथ साथ उससे संबंधित जितने भी खर्चे होंगे, जब तक वो असेट रेडी टू यूज ना हो जाए, वो सारे खर्चे भी असेट की वैल्यू में ही ऐड होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाते। इस बात को अकाउंटेंट लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लें, समझ लें और यहाँ पे नोट कर लें इस एंट्री के जरिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, इसको मार्क कर लें। 11th क्लास के बच्चे भी अपने लिए इम्पोर्टेंट इसको मार्क कर लें कि ये टीचर जनरली पूछ लेता है, ज़्यादा टेक्निकल अगर उसने पेपर बनाना हो तो, ठीक है जी। तो कार्टेज यानी उस पर जो भाड़ा पे किया है 5,000 रुपये वो भी, और इंस्टॉलेशन यानी आप एसी लेकर आए तो एसी जब तक लग के तैयार नहीं होता वो खर्चा भी एसेट की वैल्यू माना जाता है। तो आप अभी यहाँ ध्यान दें कि 50,000 में से 6,000 रुपये तो, सॉरी 56,000 में से 6,000 तो जीएसटी इनपुट है, 50,000 एसेट की वैल्यू है, प्लस 5,000 रुपये आपका कार्टेज भी एसेट की वैल्यू में ऐड हो गया 55,000 रुपये, एंड देन 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ऐड हो गया, तो आपका 65,000 रुपये एसेट की वैल्यू है। असेट क्या खरीदी है? मशीनरी। तो फटाफट एंट्री नंबर 14 हम बुक कर रहे हैं। एंट्री नंबर 14
बिल्कुल इंपॉर्टेंट, रेड कलर से, ठीक है जी। मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी या मशीन कुछ भी लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट 65,000। IGST इनपुट अकाउंट डेबिट, आपको बता दूं असेट का भी इनपुट मिल जाता है हाथों हाथ, ठीक है जी। 2, क्या कुछ बोला है किससे में परचेज करी है, किसी से उधार में, किसी व्यक्ति का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है बिल्कुल भी। कैश या बैंक, मैं दोनों सिरे खुले छोड़ देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 56 + 5 61 + 10 71,000, और यहाँ भी टोटल यही बन रहा होगा 71,000। तो कैश या बैंक दोनों का नाम लिख देता हूँ मैं तो यहाँ, ठीक है जी। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे अकाउंटेंट भाई लोगों को एग्जैक्टली बात का पता होता है कि कैसे पेमेंट करी है, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं होता। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में कुछ अजम्पशंस होती हैं, तो आप स्टार लिख सकते हैं, टीचर समझ जाएगा कि आप समझदार बच्चे हो। तो वहाँ ऐसा कोई टीचर कोई जल्लाद नहीं होता, ठीक है जी। अगली ट्रांजेक्शन है 15। क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, 1 घंटा आपका वसूल हो जाएगा, ठीक है जी। ट्रांजेक्शन नंबर 15, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये पिछली क्लास वाला रिपीट हो रहा है कि 40,000 का माल मिस्टर एक्स को बेचा है, प्रॉफिट जो कि 20% पे, ऑन सेल्स लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कंफ्यूज करने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा कि 40,000 का माल है जिसकी कॉस्ट 40,000 रुपये है। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, कॉस्ट कितनी है 40,000, ठीक है जी। जिस पे प्रॉफिट कितना जोड़ा है 20%, यानी 8,000, तो बना कितने का 48,000, ठीक है। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस 4,800, ठीक है जी। तो नेट कितना 48,000 माइनस 4,800 यानी 43,200, 43,200, ठीक है जी। ये हमारा नेट सेल प्राइस है। यहाँ तक की ट्रांजैक्शन क्लियर होगी। अब प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच एंड रिसीव्ड अ चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट। अब फिर से ये रिसीट की एंट्री अलग से होगी। एक्स को जो सेल किया है हम पहले उस पर ध्यान दे लें, 43,200 की सेल वैल्यू है, ठीक है जी। अब ये वाला पोर्शन मैं रब कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अब 43,200 की सेल वैल्यू है जिस पे C और S GST कितना है 6% ईच बोल रहा है। तो 43,200 उसका 6% 2592, थोड़ा सा अमाउंट्स में पजल कर रहा है। 2592 प्लस 2592, तो इन 2 में 2 कर दूँ तो 5184, ठीक है जी। प्लस अगर उसको टोटल सेल वैल्यू निकालनी हो, टोटल सेल वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, प्लस कर देता हूँ 43,200, तो ये 48,384, ठीक है जी। ये एक्स से हमने पैसा लेना है, तो अब एंट्री थोड़ा ध्यान से करनी है कि एक्स अकाउंट डेबिट ट्रांजैक्शन नंबर 15, एक्स अकाउंट डेबिट 48,384 टू सेल 43,200 टू CGST पेबल, या आउटपुट भी बोलते हैं इसको। CGST पेबल कितना होगा 2592, 2592 दोनों होगा CGST और SGST। 2592
टू SGST पेबल 2592। ठीक है जी। तो ये टोटल करके आप चेक कर लें कि हाँ ये बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, बिल्कुल सेम है। तो डेबिट क्रेडिट वाला वो रूल ना भूलें कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है जी, ये सारी क्रेडिट साइड है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात करी कि रिसीव्ड अ चेक एट 2% डिस्काउंट। ठीक है जी, तो 2% कैश डिस्काउंट पे पैसा मिला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल पैसा कितना लेना था उससे, इसका बी पार्ट समझो इस ट्रांजैक्शन का, ऊपर वाला पार्ट ए था। बैंक अकाउंट डेबिट 48,384, उसका 98% इतना पैसा हमारे पास आया 47,416। डिस्काउंट अलाउड यानी हमारा लॉस है 48,384 का 2% यानी 968। तो 968 प्लस 47,416, टोटल हमारा वही अमाउंट आ गया जिसको हम एक्स से वापस क्रेडिट करेंगे टू एक्स जे अकाउंट 48,384। ठीक है जी। तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, एनी हाउ हो गया। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन यानी लास्ट ट्रांजेक्शन 16th नंबर, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस, यानी ये वेंडर का नाम है न्यू मशीनरी हाउस फॉर ₹50,000 एंड पेड इट बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट परचेज फ्रॉम बैंक। अब देखिए बैंक ड्राफ्ट परचेज फ्रॉम बैंक, अब यहाँ लैंग्वेज में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब भी हमें कोई बैंक ड्राफ्ट देना होता है यानी कुछ बड़े वेंडर्स, आप रिलायंस से, टाटा कंपनी से अगर कुछ परचेज करते हैं तो वो कंपनियां बोलती है देखिए हम चेक से पेमेंट नहीं लेंगे, क्यों, चेक बाउंस हो सकता है। हम डिमांड ड्राफ्ट यानी जो बैंक से बन के आता है जिसमें इंश्योर हो जाता है कि पैसे आप बैंक में दे चुके हो और जो बैंक से हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ट्रांसफ़र में भी उनको वो होता है कि हैसल होती है कि ट्रांसफ़र बाद में करेंगे या अभी कर रहे हैं तो वेट करना पड़ेगा। आप डीडी पकड़ाओ यानी डीडी बनवा के लाओ और हमें दे दो डिमांड ड्राफ्ट और अपना माल ले जाओ। ठीक है जी। तो 50,000 रुपये का डीडी बैंक से बनवा के हमने दिया जिसमें बैंक ने भी अपने चार्जेज लिए 500 रुपये। ठीक है जी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू न्यू मशीनरी हाउस 15 नंबर ट्रांजेक्शन में हम देख लें कि दो पार्ट्स हैं इसके भी, 16 सॉरी, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू न्यू मशीनरी हाउस 50,000। अब हमने पेमेंट करी है बी पार्ट में न्यू मशीनरी हाउस 50,000, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट 500 एंड टू बैंक लास्ट में कि बैंक से हमारा पैसा कितना कटा होगा 50,500। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारा अल्टीमेटली पूरा हो गया है और पूरी कोशिश की गई है कि सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं और होपफुली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ये आपके लिए क्वेश्चन, जिससे आपके सारे पिछले जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व हो जाने चाहिए। बट फिर भी अगर पिछले क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप डाल के अपने क्वेश्चन की पिक्चर आप खींच के फ़ोटो कर डाल दें मेरे व्हाट्सअप पे, जिससे मैं आपकी क्वेरी का आंसर व्हाट्सअप पे कर दूंगा। और ओनली ऑन संडे वाले दिन आप मुझे कॉल करके अपनी क्वेरी सोल्व कर सकते हैं। माय नंबर इज़ 9250577309।
ठीक है जी, रिपीट कर रहा हूँ 9250577309। ठीक है जी, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।